अपनी ड्यूटी पे आ रही है, ये इनकी गाड़ी है और ड्राइवर भी रखा हुआ है इन्होंने। ये वो कारोबार है जहाँ टैक्स नहीं टैक्स वसूल होता है। गाड़ी लाखों की मगर रोजी सिग्नल पर तलाश करते हैं। मार के हटाए, अब अपनी सीट पे बैठेंगी ये। चेहरों पर मजबूरी, अकाउंट में अमीरी। ये वो लोग हैं जो गुर्बत का ड्रामा करके दौलत कमाते हैं। ओए शर्मा रही है, देखो लड़कियों जैसे शर्माती है ना, ऐसी शर्मा रही है। महंगी गाड़ी में आओ, फटे कपड़ों में उतरो, हमदर्दी समेट लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मौज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। आज बात करते हैं काशिफ कादरी साहब ने एक वीडियो बनाई शाह फैसल कॉलोनी में, और वो देखते ही देखते वायरल हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया कि सुजुकी एवरी गाड़ी में एक ज़ईफ़ुल उमर खातून आती हैं और ड्राइवर जो कि उनका बताया गया वो उन्हें हाथ पकड़कर उतारता है। लेकिन वो खातून यहाँ दूध लेने के लिए नहीं आई, बल्कि वो तो आई थी यहाँ पर अपना कारोबार चमकाने। जी हाँ, दूध की दुकान के बाहर उनका अपना ही कारोबार चल रहा था। और काशिफ साहब ये पूरी वीडियो बनाते रहे और ख़ातून को बताते भी रहे कि अम्मा आज तो आप पकड़ी ही गई हो, वो भी रंगे हाथों। अम्मा जब गाड़ी से उतरी तो उसके बाद जब अपने कारोबार के ठिए पर जाकर बैठने लगी तो देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ ख़वातीन बैठी थी। उन्होंने उनके हाथ में जो थैली के अंदर पानी की बोतल थी वो उस खातून को कमर पर मारी और उसके बाद उन्हें वहाँ से रुखसत किया। फिर वो आंटी हाथ जोड़ते हुए काशिफ कादरी साहब जो कि वीडियो बना रहे थे सारे मामले की, उनके पास आती रही कि हाथ जोड़ती रही कि ये वीडियो ना बनाए और ये वायरल ना करो। लेकिन काशिफ कादरी साहब ने उनकी नहीं सुनी और कहा कि अम्मा आज तो वायरल होकर रहोगी। चूँकि उन्होंने देखा कि आप तो गाड़ी में आ रही हैं, ड्राइवर भी आपने रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की जेबें खाली कर रही हैं, वो भी अल्लाह के नाम पर। तो क्या ये मजबूरी है या फिर लोगों से उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है? बहरहाल काशिफ कादरी साहब तो वीडियो बनाते रहे, लेकिन अम्मा ने जब हाथ भी जोड़ लिए, सब कुछ मिन्नत समाजत भी कर ली, देखा कि ये तो मान के नहीं दे रहा। अम्मा जाके बैठ गई अपने ठिए पर और फिर काशिफ कादरी साहब ने दोबारा अपना कैमरा ऑन किया और फिर दिखाया कि देखें अम्मा बैठ गई अपने कारोबार पर आकर, और ये उनका कारोबार है कि यहाँ बैठ कर वो लोगों से पैसे वसूल करती हैं। जी हाँ, उनसे हमदर्दियाँ समेटती हैं अल्लाह के नाम पर। और उनको देखकर फिर वो मुंह पर हाथ भी रखने लगी, शर्माती रहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दिखाऊंगा कि आज शौकत डेयरी फार्म के नीचे बैठी हुई हैं। अब यहाँ जब शौकत का नाम आया तो मुझे एक कहानी और याद आ गई। जी हाँ, मुल्तान का शौकत भिखारी जो कि लखपति नहीं बल्कि अरबपति कहें तो ये भी गलत ना होगा। मुल्तान का शौकत भिखारी जो कि लखपति निकला था और बाकायदा उसे नैब के चेयरमैन की जानिब से तलब भी किया गया था। उसका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था उसकी मौत से पहले। जी हाँ, उस इंटरव्यू में उसने तमाम राज अफशा किए थे कि किस तरह वो भीख मांगने के लिए सड़कों पर निकला। पहले तो शौकत भिखारी ने यह बताया कि वो नौकरी की तलाश में दर बदर फिरता रहा। उसने MNA MPS की, वहाँ मिन्नत समाजत भी की, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। और मैट्रिक पास था, इंग्लिश भी बोल रहा था, साथ साथ अपनी रुदात भी सुना रहा था। इस वीडियो में उसने बताया कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने उसे तलब किया चूंकि उसके अकाउंट में 428 मिलियन बैंक में मौजूद थे। तो नैब के जो चेयरमैन है उस वक्त के जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उन्होंने तलब किया शौकत भिखारी को कि भाई तुम्हारे अकाउंट में ये इतने पैसे क्या कर रहे हैं? तो कहता है कि मैंने बताया कि कोई मेरा बेनामी अकाउंट नहीं बल्कि मैंने अल्लाह के नाम पर कमाया और बैंक में जमा कराया। रुदात सुनाते हुए पहले तो बताया कि मुल्तान से जब ये कारोबार का आगाज़ किया तो दिन का 1000 रुपये कमाया और जो कमाया वो बैंक में जमा कराया। और फिर उसके बाद मुल्तान से निकलकर मुजफ्फरगढ़ जा पहुंचा। मुजफ्फरगढ़ की गलियों का रास्ता नापते हुए उसने इंटरव्यू के दौरान सब कुछ बताया कि उसका खाना पीना सब कुछ फ्री है। क्योंकि जिस गली में जिस सड़क पर वो भीख मांगता था उसने बताया कि वहाँ पर जितने होटल हैं, चाहे अगर वो 4 होटल भी हैं, तो उन 4 होटलों में से लेकर कोई एक होटल तो उसे अल्लाह के नाम पर खाना खिलाएगा। तो अल्लाह के नाम पर खाना खाता और अपने पैसे वसूल करता और बैंक में जमा कराता। कहा ये कि जितना पैसा उसने कमाया उसकी औलादें पढ़ रही हैं। उसने बताया कि उसकी 3 बच्चे हैं और तीनों इस वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ हैं। साथ ही उसने कहा कि उसने बीमा पॉलिसी भी करा रखी है कि अगर उसकी हादसाती मौत होती है तो उसको अरबों रुपए भी मिलेंगे। और बताया था कि उसने तकरीबन 1 अरब की बीमा पॉलिसी करवाई थी। और साथ ही उसने कहा कि 2035 तक अगर वो जिंदा रहता है तो करोड़ों रुपए उसको मिल जाएंगे। अब जब प्रोफेशनल भिखारियों की बात चल पड़ी है तो रुक करते हैं लाहौर का और बताते हैं आपको डॉक्टर शाजिया की कहानी जो उन्होंने खुद बताई अपनी ज़बानी। जी हाँ, डॉक्टर शाजिया लाहौर की रिहायशी और उनकी शादी एक अमीर घराने में हुई। डॉक्टर शाजिया ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उनके जो ससुराल है जहाँ उनकी शादी हुई वो बहुत अमीर ख़ानदान, और बताता था कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। लेकिन
शक हुआ डॉक्टर शाजिया को जब रोज़ाना की बुनियाद पर घर के तमाम अफराद लग्जरी गाड़ियों में निकलते थे, अलग अलग कपड़े मुख्तलिफ अंदाज में पहनकर, और उसके बाद वो अपना कारोबार चमकाते। डॉक्टर शाजिया ने जब उन्हें फॉलो किया तो पता ये चला कि वो तमाम अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर जो लग्जरी गाड़ियों में बैठकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर निकलते थे, वो अलग अलग अपने अपने मुकाम पर पहुँचकर जहाँ जहाँ उनका कारोबार था वहाँ बैठकर भीख मांगा करते थे। जी हाँ, प्रोफेशनल भिखारियों की बात चल पड़ी है तो ज़रा सुनिए कि कराची के इस राइडर ने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली मौज़म भाई? आपके खैर खैरियत से हैं आप? अली मौज़म भाई, मैं एक बात आपको कहना चाह रहा था भाई, जिसके लिए मैंने ये एक आपको छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। एक्चुअली छोटा सा नहीं है, ये एक स्टोरी है जो कि मेरे साथ हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने चैनल के थ्रू नाज़रीन को जो है ये दिखाएं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी इसको देखें कि आजकल जो है ना ये नए नए तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कराची शहर के अंदर। तो बस क्योंकि आप एक बहुत अच्छा ज़रिया हैं माशाल्लाह से, आप एक लॉयर हैं, आप न्यूज़ कास्टर हैं, इसके अलावा आप भाई यूट्यूबर भी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बना के आपको भेजना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आजकल एज अ बाइक राइडर काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मैंने ऐप रजिस्टर की हुई है अपनी आईडी, और मैं काम करता रहता हूँ। अभी अली भाई कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ मेरे साथ। वो कुछ यूँ था कि मैं मामूल के मुताबिक अपनी राइड्स कर रहा था कि अचानक मेरे पास एक मोहतरमा की राइड आई, तो मैंने उस राइड को एक्सेप्ट किया। राइड को एक्सेप्ट करने के बाद मैं उनकी लोकेशन पे उनको लेने के लिए पहुंचा। जब मैंने उनको वहाँ पे लिया और मैंने उनको देखा, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था, ग़ालिबन कोई 4-5 साल का होगा बच्चा। मुझे ऐसा हुआ उन खातून का मतलब कपड़े देख के, उसके बच्चे के कपड़े देख के मुझे ऐसा हुआ कि यार ये शायद हो सकता है इनके पास इतना बजट नहीं होगा जिसकी वजह से इन्होंने गाड़ी की राइड कराने की बजाय बाइक की राइड कराई, क्योंकि कम पैसों में हो जाती है बाइक की राइड। तो मैंने उनको लिया उनकी लोकेशन से, और गुलशन का इलाका है 13D, वहाँ की वो राइड थी। तो मैं उनको पिक करके नॉर्थ नाज़िमाबाद से और गुलशन 13D की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही मैं वहाँ पे रवाना हुआ तो पहले तो रास्ते में उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, से सवालात किए कि भाई आप कितना बचा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और पूरे दिन कितने घंटे आप बाइक चलाते हैं। उनके सवालात के मैं जवाब देता रहा। फिर मैंने उनको वहाँ पे छोड़ा गुलशन 13D में, अभी मुझे अपार्टमेंट का नाम याद नहीं आ रहा, उसके पास मैंने उनको ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद मैं वहाँ से थोड़ा आगे चला गया अपनी दूसरी राइड को पिक करने के इंतज़ार में कि भाई मेरे पास राइड आएगी तो मैं पिक करूँगा। मैं इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के बाद मेरे पास एक दूसरी राइड आ गई, ठीक है, उसी इलाके की, गुलशन 13D की। तो मैं उस राइड को लेने के लिए दोबारा उसी तरफ गया जहाँ पे मैंने उस खातून को ड्रॉप किया था। तो अली भाई मैं बड़ा हैरान हुआ ये मंज़र देख के कि जिस खातून को अभी थोड़ी देर पहले मैं राइड करके यहाँ पे जिनको मैंने छोड़ा था बच्चे समेत, वो खातून जो है वो वहाँ पे लोगों से भीख मांग रही थी और दुकानों पे जा रही थी। लोगों थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा हुआ कि यार ये वही खातून है जिनको मैंने छोड़ा था, कहीं मुगालता तो नहीं हो रहा। लेकिन वो बच्चे के कपड़े, खातून का जो उनका जो चेहरा था वो मैंने देखा, तो फिर मुझे हुआ कि यार ये कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग या तो प्रोफेशनल हो गए हैं, शर्म वरम बिल्कुल भी नहीं है, और बस निकल पड़ते हैं और मांगते हैं अपनी मजबूरियाँ। और कुछ भाई ये भी हो सकता है कि मजबूरियाँ भी हैं, आजकल जैसे हालात चल रहे हैं इन्फ्लेशन के, तो लोगों की मजबूरियाँ भी होती है अली भाई। बहरहाल मेरा दिल किया कि मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, मैंने की और मैंने उनको देखा कि वो मांग रही थी, ठीक है ना, लोगों के साथ। बहरहाल मुझे क्योंकि राइड लेने के लिए बहुत जल्दी थी, तो मैंने अपनी राइड ली, और राइड लेने के बाद मैं वहाँ से चला गया। लेकिन अली भाई ये स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि ऐसे मामलात में जो एक ज़रूरतमंद होता है, सफ़ेद पोश होता है, वो भाई रह जाता है और उसका हक़ ये लोग ले जाते हैं। बस मैं आपसे इतना कहूँगा अली भाई, ठीक है। बाकी आप माशाल्लाह से मेरा ये मैसेज अपने व्यूअर्स को पहुंचाइएगा और उनको ये दिखाइएगा कि ये चीज़ें आजकल दुनिया में हो रही हैं। सुन लिया आपने ये कहानी राइडर की ज़बानी की, किस तरह से उसने नॉर्थ नाज़िमाबाद से एक खातून को पिक किया उसके बच्चे समेत, और उसके बाद उसे गुलशन 13D के इलाके में ड्रॉप किया। जब तक उस राइडर की राइड नहीं लग रही थी वो वहीं क़याम किया हुआ था अपनी अगली राइड के इंतज़ार में, कि इस इंतज़ार में उसने देखा कि कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था उसे दिखाना कि जब
اس رائڈر نے بتایا کہ وہ خاتون کہیں سے نہیں لگ رہی تھی بلکہ کسی اچھے خاندان کی لگ رہی تھی، اور اس کی ڈریسنگ سے کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ مانگنے والی ہوگی، لیکن اسے دیکھا کہ گلشن 13D پر وہ خاتون اپنے بچے کے ہمراہ بیٹھی ہوئی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس طرح کے کئی ان گنت واقعات ہیں، کئی آپ کے نظر سے بھی گزرے ہوں گے۔ جی ہاں، اگر آپ اپنی سڑکوں پر بھی ارد گرد نظر ڈالیں گے تو ایک سڑک سے دوسری سڑک تک آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک تقریباً 3 سے 4 مقامات پر آپ کو بھیک مانگنے والے نظر آئیں گے جو کہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، اور باقاعدہ انہیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے، جو باقاعدہ گاڑی انہیں چھوڑنے کے لیے آتی ہے اور لینے کے لیے بھی آتی ہے، اور پھر یہ ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں جو کہ ایک پورا مافیا ہے، پورا نیٹ ورک ہے، جہاں پہنچنے کے بعد ان کے دن بھر کی وصولی گنتی کی جاتی ہے اور پھر انہیں ان کا حصہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کے پروفیشنل گداگروں کی روک تھام کے لیے، پروفیشنل مافیا کو توڑنے کے لیے، ان کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، یہ سوال آپ کے ذمے ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ جس وقت میں ڈوم نیوز کے لیے کام کرتا تھا اور رات کا بلیٹن کرنے کے بعد جب میں نکلا وہاں سے، تقریباً 1 بجے 1 بجے کا وقت ہوتا تھا جب میں آفس سے نکلتا تھا، تقریباً 2 بجے کا وقت تھا کہ جس وقت میں جوہر موڑ سے، جیسے ہی جوہر موڑ سے آپ جوہر چورنگی کے لیے جاتے ہیں تو اس روڈ کے بیچ میں ایک جو امام بارگاہ پڑتی ہے رائٹ سائڈ پر، امام بارگاہ کے بالکل سامنے سڑک پر جو فٹ پاتھ ہے، فٹ پاتھ پر ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں اس کے بیلچا پھاوڑا، جیسے وہ مزدور تھا لیکن دن بھر اس کی کوئی کمائی نہیں ہوئی، تو وہ شخص اس سڑک پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی فریاد نہیں کی، کوئی آواز نہیں لگائی، نہ کوئی دامن پھیلایا، نہ جھولی پھیلائی، بلکہ اپنے بیلچے کے ساتھ وہ سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا رہا، اور جیسے وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہا ہو، انتظار کر رہا ہو، اور اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ اس تک اس کی رقم ضرور پہنچائے گا، اور اسی اللہ کے فرشتے کا اسے انتظار ہوگا۔ تو ایسے میں دیکھا کہ ایک شخص نے اس ضعیف العمر شخص کی مدد کی اور اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھی۔ اس رقم کو دیکھنے کے بعد وہ ضعیف العمر شخص وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی نظریں آسمان کی طرف تھی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جیسے دن بھر کی جس کمائی کا اسے انتظار ہو کہ وہ گھر جو سامان لے جانا چاہتا ہو کہ شاید اس کے گھر میں کھانے کا بھی کوئی سامان موجود نہ ہو اور اس کے بچے بھوک پیاس سے بیٹھے ہو، تو ان کی بھوک کا کچھ سامان ہو گیا، اور اس شخص نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ پیسوں کے غنیمت جانا اور اپنے گھر کی راہ لے لی۔ اس طرح کے کئی سفید پوش لوگ ہیں جو کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو مدد نہیں مانگتے، جو کسی سے فریاد نہیں کرتے، اور اللہ کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور اللہ ہی ان کا مددگار ہے، اور اللہ کہیں نہ کہیں سے اپنا نیک بندہ ان تک ضرور پہنچا دیتا ہے، اور اللہ کا فرشتہ کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، اور ایسے لوگ جو کہ فریاد کسی انسان سے نہیں کرتے، کسی انسان سے نہیں مانگتے بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ باقاعدہ پروفیشنل بھکاری ہیں اور بھکاریوں کے روپ میں امیر معلوم ہوتے ہیں، جہاں ان کے بینک بیلنس آپ لوگوں سے زیادہ ہوں گے، ان کی گاڑیاں آپ کی گاڑیوں سے شاندار ہوں گی، ان کے گھر آپ کے گھروں سے شاندار ہوں گے، بلکہ اتنے پلاٹ آپ کے نہیں ہوں گے جتنے انہوں نے اپنے نام بنا لیے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ علی معظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔